वो स्क्रीन पर जहां पर टीचर से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखकर बैठने के लिए तैयार है किस पर? सिर्फ एक बाहरी आडंबर पे। बच्चे को नहीं समझ में आता है कि अगर 100 से ज्यादा बच्चा भी एक क्लास में हो गया तो बच्चे का टीचर के साथ कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। बहुत जरूरी है बच्चों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना, और 99% इंस्टीट्यूशंस इस बात को ताक पे रख देते हैं अपने क्लास में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए। बताइए जरा, प्रमोट कौन कर रहा है? आखिर माफिया बनाया किसने? शिक्षा को कभी एक बिजनेस और धंधा बनाया ही नहीं जा सकता। आज जो आईएएस बन रहे हैं, क्या कोई कोचिंग बना पाती? मैं पहली क्लास में अपने कहता हूं कि नहीं कहता हूं कि किसी भी बच्चे को आईएएस बनाने की क्षमता किसी कोचिंग में नहीं। नमस्कार, जय हिंद, गुड मॉर्निंग। आप सब लोगों का स्वागत है आज की क्लास में। लास्ट क्लास के आगे शुरू करने के पहले दो चार बातें करना चाहेंगे, और कई दिनों से ये सोच रहे थे कि इसके ऊपर कुछ ऐसा एक चर्चा भी किया जाए, क्योंकि दिल्ली में जैसी घटना हुई और इसको लेकर लगभग सभी कोचिंगों के ऊपर प्रश्न चिन्ह लगा, ये कहीं ना कहीं एथिकल और एडमिनिस्ट्रेटिव मापदंडों के बीच के डिफरेंस को दिखाता है। जब कोई घटना होती है तब उसके बाद प्रशासन जागता है, 4 दिन कार्रवाई करता है, उसके बाद फिर वैसे ही हो जाता है। कोचिंग, ये बात सही है कि कुछ लोगों ने कोचिंग को एक बिजनेस, एक धंधा बना रखा है। उन्होंने एजुकेशन को पूरी तरह एक धंधा बना रखा है। उन्हें कोचिंग माफिया कहना उचित भी है, क्योंकि उन्होंने बच्चों के हितों के बजाय अपने पर्सनल इंटरेस्ट को प्रमोट करने की कोशिश किया है। और ऐसों की बहुत संख्या है, हम किसी का नाम नहीं लेना चाहेंगे, लेकिन बहुत लोग। लेकिन शिक्षा को कभी एक बिजनेस और धंधा बनाया ही नहीं जा सकता। अगर किसी क्लास में 5,000 बच्चे, 3,000 बच्चे, 1,000 बच्चा बैठ रहा है, तो क्या यह सिर्फ उस इंस्टीट्यूशन की गलती है? बच्चे को नहीं समझ में आता है कि अगर 100 से ज्यादा बच्चा भी एक क्लास में हो गया तो बच्चे का टीचर के साथ कम्युनिकेशन ही पॉसिबल नहीं है। वो स्क्रीन पर जहां पर टीचर से आप कम्युनिकेट ही नहीं कर पा रहे हैं, स्क्रीन पर देखकर बैठने के लिए तैयार है किस पर? सिर्फ एक बाहरी आडंबर पे कि सोशल मीडिया पर देख लिया, पहुंच गए। जबकि शिक्षा में, कम्युनिकेशन में, आपकी अंडरस्टैंडिंग में और टीचर की रेपुटेशन में कोई रिलेशन नहीं होता। हर व्यक्ति का अपना अपना, हर एक बच्चे का अपना एक स्तर है। उस बच्चे को कहां पर क्या चीजें डिसीजन लेना, इतनी क्षमता तो होनी चाहिए ना। अगर आप जाकर, क्योंकि आप बिल्ली के सामने दूध रखोगे, पिएगा नहीं क्या? अगर आप जाकर जबरदस्ती एडमिशन लेने के लिए वहां पर रुक रहे, इतने बच्चों को यहां किसी की गलती नहीं बताई जा रही है। बताइए जरा, प्रमोट कौन कर रहा है? आखिर माफिया बनाया किसने? आम जनता ही तो बनाती है। उसके बाद जब कोई घटना होती है तो इसके लिए जिम्मेदार एक पक्ष ही हो जाता है, दूसरे पक्ष का इसमें कुछ नहीं होता। जो लोग आज बच्चे जिनके साथ सबकी सहानुभूति है, ऐसा कोई भी क्या व्यक्ति होगा जो बच्चों के साथ सहानुभूति? हमारे बच्चे हैं, सबके बच्चे हैं, या जो कोचिंग चला रहे हैं क्या उनके बच्चे नहीं है? कोचिंग शब्द को, कोच एक ऐसा शब्द है ना जो बड़ा पवित्र शब्द, वो लोगों को अपनी क्षमता, एक मेंटरशिप देता है, बच्चों को अपनी क्षमता का इस्तेमाल करने का एबिलिटी देता है, यहां तक कि उनके राइट और रॉन्ग को स्पेसिफाई करता है। एक कोच अपने जीवन के अनुभवों को, अपने लक्ष्य के, जो उसका लक्ष्य है वो क्या है, वो अपने बच्चों के कैरियर को बेहतर बनाना, ये तो लक्ष्य है। हम यहाँ खड़े हैं, आप देखते हैं हम अपनी क्लास में 60 से 70 से ज्यादा बच्चों की परमिशन ही नहीं रखते, यानी कि हम उतनी सीटें नहीं देते क्लास के अंदर। क्यों? क्योंकि हमें पता है, क्योंकि हम भी एक स्टूडेंट रहे हैं, हम भी प्रशासन और प्रशासन की तैयारियों, प्रशासन के अंदर की बारीकियों से परिचित हैं। हम जानते हैं कि बच्चे की पर्सनालिटी को डेवलप करने के लिए आई टू आई कांटेक्ट बेहद इंपॉर्टेंट है। और क्या आप 70-80 बच्चों से ज्यादा के साथ, 100 से अधिक बच्चों के साथ क्या ये काम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। तो हम भी तो कोचिंग चला रहे हैं, लेकिन कोचिंग माफिया कह के हर इस पूरे एक पायस, एक पवित्र बिजनेस को कहीं ना कहीं बदनाम करने की कोशिश भी किया जाता है। बड़ा दुख होता है ये देखकर। कई सारे ऐसे लोग हैं जिनका कल तक खूब बड़ाई चल रही थी, एक घटना जो कि कहीं ना कहीं
प्रशासनिक चूक और उस मैनेजमेंट, स्पेसिफिक मैनेजमेंट के द्वारा की गई लापरवाही का परिणाम है। लेकिन उसका खामियाजा हर एक व्यक्ति भुगत रहा है, जो कि कहीं ना कहीं बच्चों के साथ उनकी जिंदगी को बनाने के लिए पूरी तरह समर्पित है। आज जो आईएएस बन रहे हैं, क्या कोई कोचिंग बना पाती? मैं पहली क्लास में अपने कहता हूं कि नहीं कहता हूं कि किसी भी बच्चे को आईएएस बनाने की क्षमता किसी कोचिंग में नहीं। दुनिया की कोई कोचिंग किसी को आईएएस नहीं बना सकती, या किसी को किसी भी रूप में उसके लक्ष्य को प्रदान नहीं कर सकती। यानी कि हम ये नहीं कर सकते आप उठा के आईएएस बना दें। हमारा काम सिर्फ इतना है कि हम आपको सही रास्ता दिखाएं अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए। आपके अंदर जो इनबिल्ट कैपेबिलिटीज हैं, उन कैपेबिलिटीज का एक्चुअल एग्जीक्यूशन आप कैसे करें, इसके लिए हम आपको एक प्रॉपर रोड मैप प्रोवाइड करते हैं। हम एक अध्ययन सामग्री आपको प्रदान करते हैं। हम आपको अपने अनुभवों के आधार पर, अपनी जानकारी के आधार पर और आने वाले करंट चेंजेस को उसके साथ जोड़कर आपके रास्ते को सरल बनाते हैं। सिर्फ इतना काम करते हैं। हम जो पढ़ा रहे हैं, अगर आप घर जाकर रिवीजन नहीं करेंगे तो क्या इसका कोई फायदा है? कोई फायदा नहीं। क्या इससे यहां हमारे पढ़ा देने से कोई आईएएस बन जाएगा? नहीं, जब तक वो नहीं पढ़ेगा। कोचिंग्स को लेकर जो ये धारणाएं बनती हैं, आखिर में स्कूल इस पे बहुत कुछ सोचने की जरूरत है। सरकार ने जो एजुकेशन सिस्टम चलाया है, अगर उस एजुकेशन सिस्टम में खामियां ना होती तो क्या किसी को कोचिंग की जरूरत पड़ती? ये चीजें जो यूनिवर्सिटी में, यही आप जो ह्यूमैनिटीज यहां पढ़ रहे हैं, यूनिवर्सिटी में तो पढ़ाया जाता है, लेकिन वहां के टीचरों को भी नहीं पता है कि क्यों पढ़ा रहे हैं इसको, बिकॉज दे हैव नो ट्रेनिंग अबाउट दिस। उनके पास कोई प्रशिक्षण ही नहीं। दूसरी बात, सरकार भी कोचिंग चलाती है। अभ्युदय चला रहे हैं, बहुत सारी कोचिंग भागीदारी चला रहे हैं। वो छोड़ छोड़ के बच्चे हमारे इंस्टीट्यूशंस में आ रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? क्योंकि वो उसके बेसिक रिक्वायरमेंट को नहीं समझते हैं। आज के कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में, जहां डे टू डे के एनवायरनमेंट के साथ, डे टू डे के रिक्वायरमेंट के साथ कोप अप करना है, वहां पर जो 20 साल पहले अधिकारी बन गए, या जो खुद अधिकारी बनने के बाद ये नहीं जानते कि बन कैसे गए, क्योंकि 3 बार से तो सफल हो रहे थे, चौथी बार में सफल कैसे हो गए? 3 बार से वो इंटरव्यू में आउट, मेंस में आउट हो रहे थे, चौथी बार में कैसे बन गए? जो आईएएस बन जाता वो नहीं जानता वो कैसे बना, और इसलिए उसके सजेशंस कोई मायने नहीं रखते। क्यों नहीं मायने रखते? क्योंकि पढ़ना और पढ़ाना दोनों ही डिफरेंट चीज होती है। आप आईएएस बन गए, लेकिन आपको नहीं पता, क्योंकि आप वही पढ़ के 2 बार असफल हुए थे, वही चीजें पढ़कर 2 बार मेंस में आप बाहर निकाल दिए गए और तीसरी बार में आप हो गए। आपको नहीं पता किस कारण से आप हो गए। यानी कि अगर आईएएस अधिकारियों से पढ़वाने का, या इसमें सरकार की नीतियों पर मैं उंगली, क्योंकि बहुत पवित्र नीतियां हैं, क्योंकि लोगों की भलाई करना ये उनका उद्देश्य है, और इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट सरकार करिए, बहुत अच्छा उपाय है। लेकिन इसको करने के पहले क्या कोई एक जांच की गई, कोई इंक्वायरी की गई कि ये कैसे किया जाना चाहिए? ये सब जो कोचिंगों में लोग भर रहे हैं, अगर सरकार की नीतियां इतनी सफल होती तो क्यों जाते? नेचुरल सी बात है कि खाली एक सेक्टर को दोष देने से कुछ नहीं होगा। इसके लिए प्रॉपर पॉलिसी का होना अत्यंत अनिवार्य है। और ये कभी मैं पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आके कुछ नहीं कहता हूं, इसलिए नहीं कहता हूं क्योंकि मैं सिर्फ एक टीचर, कोई नेता या किसी प्रकार का अभिनेता नहीं हो कि आके इस पर डायलॉग दिया जाए। लेकिन अल्टीमेटली इनसे सोचते हुए, क्योंकि हम भी इसी एक फ्रेटर्निटी के मेंबर हैं, और हम जानते हैं कि जो काम, जितनी मेहनत हम करते हैं, उस मेहनत में कहीं पे भी आज तक बेईमानी नहीं की, और इसलिए ऐसा लगता है कि ये लोगों तक पहुंचना चाहिए। और सरकार को भी जब ऐसे कदम उठाते हैं तो सोचना चाहिए कि अल्टीमेटली आज ये कदम उठाया गया, कल को ऊपर वाले फ्लोर में आग लग जाएगी, ऊपर वाला फ्लोर बंद हो जाएगा, फिर उसके बाद, यानी कि हम कोई बेसमेंट नहीं चला रहे, लेकिन बेसमेंट में क्या कोई काम नहीं होते? जरूरत है सिक्योरिटी मेजर्स की। कहां चला रहे हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है, जरूरत है लेजिटिमेसी की, जरूरत है प्रॉपर अवेयरनेस की, जरूरत है कि बच्चों को भी ये बात अपनी सिक्योरिटी के लिए सतर्क रहने की, कि अगर उन्हें लग रहा है कि कहीं ये सिस्टम सही, तो उसको मैनेजमेंट के सामने रखने की। क्योंकि घटना हो गई, उसके बाद कितना भी लकीर आप पीटो, कोई फायदा होता है क्या? इसलिए अवेयरनेस बहुत इंपॉर्टेंट है। मुझे एक बात पर्सनली लगी कि जरूरत यह है कि एक प्रॉपर इफेक्टिव पॉलिसी हो। सरकार करोड़ों रुपए लगा दे रहा है, लगा के लोगों की लाइफ खाली पेपर में दे देने से कितने लोग अभी सेलेक्ट हो गए? क्या इससे क्या सेलेक्ट हो जाते हैं? जो पढ़ रहा है वो जानता है। जिस टीचर को इतनी क्लासेस दी गई, यहां पर एक चीज को पढ़ाने के लिए 50 लेक्चर लग रहे हैं,
वो भी बच्चों को उस लेवल तक समझाने के लिए उससे और की जरूरत है, उसे आप 15 लेक्चर में कराना चाहेंगे तो बच्चों का टाइम ही तो बर्बाद कर रहे हैं। लेकिन अगर सही से यानी कि वास्तव में उस फील्ड से जुड़े हुए लोग उसकी प्लानिंग करें तो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूशन इसमें चलेंगे। इससे जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस की तरफ लोगों की भगदड़ है वो कम हो जाएगी। कोचिंगों में जो 6-6, 700 लोग एक एक क्लास में बिठा लेते हैं, अगर नियम बनाकर ये लिमिट कर दिया जाए कि 100 से ज्यादा बच्चा नहीं होगा तो ना ये माफिया बन पाएंगे और ना ही इतने बड़े बड़े कारपोरेट स्ट्रक्चर बनाकर इसे बिजनेस बना पाएंगे, जिनको देखकर उन लोगों पर भी उंगली उठा दी जाती जिन्होंने अपने जीवन का लक्ष्य बना रखा है लोगों के जीवन में बेहतरी लाना। अगर ये हमने अपने जीवन का लक्ष्य बनाया हुआ कि हम जब तक रहेंगे तब तक हम अपने बच्चों के लिए कुछ करते रहेंगे और हमें भी उसी में लाके दे दिया जाता है कि ये कोचिंग माफिया है, इट हर्ट्स, इससे बड़ा कष्ट होता है। क्योंकि अगर माफिया ही बनना होता तो बहुत सारे फील्ड थे। ये जो एजुकेशन है ये कहीं से भी व्यवसाय हो ही नहीं सकता। ये भले ही बहुत लोगों की जीविका को चलाता है, ये सही बात है, जितने लोग यहाँ काम करें सबकी जीविका आपसे चलती है, लेकिन अल्टीमेटली सभी लोग आपके लिए कमिटेड हैं और इसलिए उन्हें रिस्पेक्ट की जरूरत है। माफिया या ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करके पूरा मोटिवेशन जो इस फील्ड में काम करने वाले लोग जो जीवन समर्पित कर दिया है बच्चों के जीवन को बेहतर बनाने के लिए, उन्हें कष्ट होता है और मुझे भी होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। तो इसीलिए मुझे लगा कि कई बार अब मैं बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो कोचिंग इंस्टीट्यूशन चला रहे हैं, उनके साथ बैठकर हम लोग चर्चा भी करेंगे और साथ ही साथ सरकार को एडवाइस भी देंगे कि आगे क्या किया जाए, क्योंकि बच्चों की सिक्योरिटी अटमोस्ट बहुत जरूरी है। बच्चों की सिक्योरिटी को ध्यान में रखना और 99% इंस्टीट्यूशंस इस बात को ताक पे रख देते हैं अपने क्लास में बच्चों की संख्या को बढ़ाने के लिए। अगर कहीं पर निकासी है वहां पे भी चेयर लगाकर वहां बिठा देते हैं जिससे कि उनकी आय बढ़ जाए। तो इसे रोकने की जरूरत है, यहाँ समर्थन की जरूरत है कि ऐसी कोचिंगों को समर्थन दिया जाए, लेकिन बच्चों को भी अवेयर रखने के लिए और सरकार को समय समय पर अपने जांच को करके अलर्ट कर सकते हैं। अगर समय समय पर वेरीफाई करें हर एक सिक्योरिटी मेजर तो शायद ये कोई समस्या आगे चलकर ना आए। रेस आईएएस इसका ध्यान रखता है, कहीं पर भी हम अपने बच्चों की संख्या बड़ी लिमिटेड रखते हैं, यहाँ तक कि अगर बच्चों की संख्या क्लास में 80 से ज्यादा हो जाए तो हम तुरंत दूसरा बैच स्टार्ट करते हैं। कहीं पर भी एक क्लास में हमने उतनी चेयर इतनी बड़ी बिल्डिंग नहीं बनाई कि हम उसमें जो है 400 बच्चे 500 बच्चे क्लास में बिठाएं। रीजन यही है कि हम नहीं पढ़ा सकते, हम न्याय नहीं कर पाएंगे उनके साथ। अगर 400 बच्चे क्लास में बैठ रहे हैं तो उनके साथ न्याय कर पाना संभव नहीं। तो ये तीनों का यानी 3 स्टेक होल्डर्स हैं। एक स्टूडेंट है सबसे पहला, जिसकी लाइफ इससे बननी या बिगड़नी है। दूसरा वो कोचिंग इंस्टीट्यूशंस हैं जो जिम्मेदारी लिए हुए हैं इनके काम को सरल बनाने के लिए, इनको बेहतर तरीके से गाइड करने के लिए। और तीसरा सरकार जो वेलफेयर स्टेट है जिसकी जिम्मेदारी है कि वो देखे कि कोचिंग्स में भी लोग एम्प्लॉयड हैं, उनका भी रोजगार है और कोई माफिया नहीं। और अगर वो आज माफिया बने हुए हैं तो इसमें सरकार की भी भूमिका है और इसमें बच्चों की भी भूमिका है, उन्होंने उनको माफिया बनाया।